बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। प्रोग्राम के आगाज़ में एक दफ़ा फिर कहूँगा जी, ये मास्क है, इसका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत ही ज़्यादा डेडली है। सैनिटाइज़र है, उसका इस्तेमाल कीजिए। समाजी फासला बरकरार रखिए, इसी सूरत में आप बच सकते हैं कोरोना वायरस से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपने एक मोन्टाज देखा, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया नुमाइंदों के साथ, और वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज वही थे कि ये जो सबसे बड़े डाकू हैं ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इन चोरों के लिए पब्लिक नहीं निकलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक और बात बड़ी दिलचस्प की आज ही के दिन, जब उस जलसे के हवाले से जिसको आर या पार का नाम दिया गया था, 13 दिसंबर 2020 का लाहौर के अंदर ये जलसा हुआ। अपोजिशन के मुताबिक ये जलसा तारीख साज था, जबकि हुकूमत की जानिब ये एक फ्लॉप शो था। वज़ीर-ए-आज़म इसे एक पैथेटिक जलसा करार दे चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म क्या कह रहे थे कि वो किस कदर पुरसुकून है, सुन लीजिए। क्या अपोजिशन को कंटेनर देंगे या लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा? आपने देख ही लिया होगा कि मुझे इनसे कितना खतरा है, क्योंकि जो मैं कितना रिलैक्स कर रहा था जब ये वो जलसा कर रहे थे। ये अगर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म बड़े कंफर्टेबल हैं और बड़े पुरसुकून नज़र आ रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि आप देख लें मैं उस दिन क्या कर रहा था, बिल्कुल रिलैक्स कर रहे थे अपने घर में पालतू जानवरों के साथ। और वज़ीर-ए-आज़म को किसी सूरत भी वो यही इंप्रेशन दे रहे हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। हाँ, ये बात और है कि हुकूमत ने अब तक की खबरों के मुताबिक ये फ़ैसला किया है कि सेनेट का इंतखाब 1 महीना पहले करवा लिया जाए। आइनी तौर पर तो इसमें जो इस्तेहकाक है वो ये इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही शेड्यूल अनाउंस करता है। जो आइन में लिखा हुआ है, हाँ, उसके अंदर ये ज़रूर है कि जिस दिन रिटायर हो रहे हैं वो आधे सेनेटर्स, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पहले ये इलेक्शन करवाया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन करता है या नहीं करता, ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक होगा। हुकूमत का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रही है या हुकूमत ये क्यों कर रही है, जबकि आज ही के दिन राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई ताल्लुक़ ही नहीं है सेनेट के इंतखाब का हमारी तहरीक के साथ। ये सेनेट का इंतखाब जब मर्जी कर हो जाए, ये अप्रैल में ले जाएं या उसे फरवरी में करा लें, हमारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, पीडीएम का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर नहीं तो फिर ये धमा चौकड़ी किस वजह से मची हुई है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद, साथ मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब मौजूद हैं। मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर पॉलिटिशियन है। हुमायूं साहब के पास मिनिस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है। जो मैं समझता हूँ बुरे फ़ैसले मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से किए गए हैं और जिनकी वजह से अब तो खैर ये बात आयां भी हो रही है कि जो बुरे फ़ैसलों के नतीजों में कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँच रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी किसी न किसी जगह पर तो आती है और किसी न किसी तक पर तो द बक शुड स्टॉप समवेयर। बट क्या ये वाकई हमारे मुल्क में होगा या नहीं होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। हम कोशिश करेंगे। कमर ज़ुबान कायरा साहब ने हमारे साथ कमिट किया था कि वो प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। अभी तक कायरा साहब नहीं पहुँचे, लेकिन उम्मीद करते हैं हम उनको प्रोग्राम में शामिल कर सकेंगे। जरा थोड़ी सी बात इस हवाले से ज़रूर हो जाए, क्योंकि ये दोबारा वही सारा आर्गूमेंट शुरू हो गया है कि ये तहरीक, इसकी असल मकासद क्या है। मैं ज़रा अपोजिशन से ज़रा पहले शुरू करना चाहूँगा। खुर्रम साहब, ठीक है, आपके नज़दीक इसके मकासद हैं कि ये हुकूमत बड़ी नाअहल है, आपने इसको फारग करना है, इनकी जेन्युइन इनकॉम्पिटेंस है आपके मुताबिक, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अभी तक जो वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ है वो वही है कि ना वो आपसे बात करने के लिए तैयार है। उनके नज़दीक माज़रत के साथ जो वो कहते हैं कि ये सारे चोर डकैत हैं आप लोग और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म को, आपसे ब्लैकमेल नहीं होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। वो कहते हैं जी आ जाएँ, हम सेनेट के इलेक्शन, आज भी उन्होंने फरमाया कि हम पहले करवा देंगे। ये इनका ख्याल है सेनेट का इलेक्शन सैबोटाज हो जाएगा और ये कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आप लोगों के। तो कैसे इमरान खान साहब को आप बेदखल कर पाएंगे उनकी अपनी ही वजारत उस्मा की कुर्सी से? पीडीएम ने जो 6 जलसे किए हैं उनसे 5 हकीकतें खुलकर सामने आ गई। पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल पुरअमन तहरीक है और उसमें जितना भी तशद्दुद हुआ वो हुकूमत की तरफ से हुआ। दूसरा जो सबक आया सबके सामने वो ये कि इमरान खान साहब का ये नैरेटिव, आज भी आपने अभी ये दिखाया है एक क्लिप, कि ये चोर और डाकू हैं,
इनके पीछे लोग नहीं आएंगे, लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में आए। गुजरांवाला में भी आए, कराची में भी आए, कोयटा में भी आए, मुल्तान में भी आए, पेशावर में भी आए और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में भी आए। अच्छा। तो ये उनका कहना है कि जी लोग पीछे नहीं है, वो लोग तो आए ना जी, अब आप उसको जो मर्जी तशरीह कर लें। तीसरी जो अहम बात है कि पीडीएम ने चारों सूबों से जो जमातें हैं, मुख्तलिफ बाजुओं की जो जमातें थी, लेफ्ट विंग राइट विंग, दो मसलक उसमें फर्क फर्क शामिल है मजहबी जमातों के, कौम परस्त जमातें शामिल हैं, वो सब मिलकर एक तारीखी और अनप्रेसिडेंटेड डिमांड कर रही हैं कि ठीक है। पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में से जो मावराए आइन मुदाखलत है वो खत्म होनी चाहिए। अच्छा जी। ये हमारी तारीख में ये कभी नहीं हुआ। और जो कुछ लोगों का जो अगला मेरा नतीजा है वो ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जो गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की थी वो बहुत रेडिकल थी और उसकी वजह से पीडीएम में फूट पड़ जाएगी। उसके बरक्स हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता 6 जलसों के इख्तिताम तक जो लाहौर में इतवार के रोज जलसा हुआ, उसमें तमाम जो लीडर्स की तकरीरें का नैरेटिव तकरीबन एक था। ठीक है। इसमें चाहे आप मरियम नवाज, चाहे बिलावल जरदारी, चाहे मियां मौलाना फजलुर रहमान और ऑफ कोर्स मियां नवाज शरीफ, तो बजाय ये कि इन छह जलसों में कोई दरार पड़ती, इनफैक्ट पीडीएम मजीद इकट्ठी हुई है। आखिरी जो इंक्लूजन है वो ये है कि चारों सूबों में जो अपोजिशन के वोटर्स हैं वो मोबिलाइज हुए हैं और उन ये जो मोबिलाइजेशन है ये आने वाले लॉन्ग मार्च में या जो भी हम एहतजाजी तहरीक करेंगे उसमें हमारे काम आएगी। अगर ये 6 जलसे नाकाम हुए होते तो हुकूमत की तरफ से बार बार मुज़ाकरात की पेशकश ना हो रही होती। वज़ीर आज़म ने भी कर दी कि जी ठीक है पार्लियामेंट में आके मुझसे बात करें, शेख रशीद साहब भी फरमा रहे हैं आकर बात करें। तो अगर हुकूमत को ये इस बात का डेफिनेटली एक एहसास हो गया है कि ये जो इश्यूज हैं कि बार बार आप अपोजिशन को चोर कहते रहे, काफिर कहते रहे, हिंदुस्तान के जो साथी कहते रहे, अब ये काफी नहीं है हुकूमत चलाने के लिए। बट खुरम साहब, और ये जो ये मुझे मुकम्मल करने दें, और ये जो तसादुम की सूरत हाल है ये सिर्फ इसके सियासी एंगल नहीं है, इसकी वजह से पाकिस्तान की मुईशत और खारजा पॉलिसी ऑलरेडी मुतासिर हो चुकी है और मुतासिर होती जाएगी जब तक ये इसका कोई पुरअमन हल हम तलाश नहीं कर ले। अच्छा चले, आपके मुताबिक फ़र्क पड़ गया है और इसीलिए वज़ीर आज़म या हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएंगे, कि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जो मर्जी बात किसी मामले पे करनी है, बाकी मैं एनआरओ वगैरह बिल्कुल नहीं दूंगा, और उन्होंने कहा इन्होंने लिख के मुझसे एनआरओ मांगा। नैब के ऊपर तो डिस्कशन हमारे एजेंडा में नहीं है, पीडीएम के एजेंडा में नैब नहीं, पर वो उसी को ज्वाइन करते हैं आपसे, वो कहते हैं वो तरमीम थी वो उसी का हिस्सा है। देखे ना, उन्होंने उनके जो एडवाइजर्स हैं वो खुदा जाने नाम मिसाके पाकिस्तान उन्होंने पढ़ने की जहमत की है, ना ही जो हमने जलसे के अगले दिन अपना इलामिया जारी किया है। उससे पहले भी जो 26 नुकात थे पीडीएम के, जब 20 सितंबर को इसका आगाज हुआ था, कहीं भी नैब लॉ की का रिफॉर्म जो है वो हमारा एजेंडा नहीं है। ठीक है, पीडीएम के एजेंडा फर्क है। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं फर्क पड़ गया 6 जलसों। हमायूं साहब, 6 जलसों से फर्क पड़ गया, इसीलिए चले शेख रशीद साहब अब वजीर दाखिला हैं, वो कहते हैं बात कर सकते हैं, बात हो सकती है, हुकूमतों को करनी भी चाहिए बात में, ग्रैनिमिटी शो करनी चाहिए, बड़ा दिल शो करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये कह रही है हमारी डिमांड वो है जो आज तक किसी की नहीं थी कि मुल्क की सियासत में से गैर सियासी कुव्वतों का जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है उसे ख़त्म कर दिया जाए वंस एंड फॉर ऑल। तो बड़ी अच्छी डिमांड है असूली तौर पर, आपको तो साथ देना चाहिए इसका। जी देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बड़ा जलसा होता है ना उसके बाद बहस कभी नहीं होती, वो हर कोई को पता होता है ये बड़ा जलसा था। और दरमियाने जलसे पे भी कोई बहस नहीं होती, जब जलसा खराब होता है तो उस पर फिर बहस होती है। नंबर 1। नंबर 2, आप इस मुल्क की तारीख देख लें कि जलसों से हुआ क्या। इमरान खान के इसी मकाम पे बहुत बड़े बड़े जलसे हुए 2011 में, 2018 में, 14 में, मच बिगर, फिर 14 में भी, 2011 में भी हुआ ना सबसे बड़ा, तो पहला जो जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ। उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहबा जब तशरीफ लाई लाहौर में, वो एक तारीखी इज्तिमा था। इनसे उससे क्या हुआ, फिर बेनजीर भुट्टो आई और उसके बाद वो जब जहाज गिरा और तमाम लोगों को मार दिया गया तो फिर उनकी बारी आई ना, उससे पहले तो नहीं आ सकी। बाकी जो मुहिमें चली हैं, मुहिमें इस मुल्क में चली हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की लेट 60s में,
और उसका आपने नतीजा देखा। वो एक सस्टेन्ड मुहिम थी जो कि काफी अरसे चली, या पीएनए की 77 की मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है पीडीएम की, ये तो उसके कहीं नजदीक भी नहीं आती। अब इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसकी वजूहात ये हैं कि ये जो देखिए, अगर तो एस्टेब्लिशमेंट बैठी होती ना इक्तिदार में जी, अयूब खान बैठा था, उसने इक्तिदार में आ गया, या जियाउल हक साहब आ गए, या परवेज मुशर्रफ साहब आ गए, या खान साहब आ गए, उनको तो आप तनकीद कर सकते हैं। एक फौज जो पिंडी में जीएचक्यू में बैठी हुई है, अब आप खींचतान के, जो कि मेरी नजर में 88 के बाद मैंने जितने इलेक्शन देखे हैं उसमें मैंने तो हर अपोजिशन का यही नैरेटिव देखा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये इलीगली आके बैठी हुई है, और बिल्कुल यही चीजें कि वो रिजाइन करे और ये करे और हम इस्तीफे दे देंगे। ये नई बात तो नहीं है। इस्तीफे तो मैं कम से कम 6-7 मरतबा सुन चुका हूँ, इस्तीफे दे देंगे, दे भी दिए गए हैं, लेकिन समहाउ वो इस्तीफे कभी इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंचते। पता नहीं क्या होता है बीच में इस्तीफों के। ओके, तो ये जो ट्रैक्शन है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट को अटैक है, मेरी नजर में इसकी कोई ट्रैक्शन नहीं है। ये अगर आप बात कर रहे होते कि पाकिस्तान के या पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हम इस तरह हल करेंगे, और अवाम भी सोचती है कि इन्होंने क्या हल करने, ये अब 6-6 मरतबा पंजाब में भी आ चुके हैं, वफाक में भी आ चुके हैं, उन्होंने कौन सा तीर मार दिया जो अब ये एक नुस्खा लेके आ रहे हैं। अब तो ये नुस्खा भी नहीं ला रहे, वो ये भी नहीं कह रहे कि हाँ चले हमने माजी में कुछ नहीं किया, अब हम ये करना चाहते हैं। तो ये जो इनकी बात है इसकी कोई ट्रैक्शन नहीं है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस वक्त पीएमएलएन में एक मेजर प्रॉब्लम है, आपको वक्त बताएगा, अभी उस पर सीरियस बहस भी शुरू हो गई है, वो है लीडरशिप की प्रॉब्लम। शहबाज शरीफ का धड़ा और नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का धड़ा, ये धड़ा आपने देखा ना कि पंजाब बुनियादी तौर पे तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने कंट्रोल किया हुआ था। अब वो आपने देखा कि लाहौर में, मैं 32 साल से लाहौर की सियासत कर रहा हूं, मुझे तो लाहौर में किसी किस्म का कोई करंट नजर नहीं आया, और मीनार पाकिस्तान में लाहौर तो कम नजर आया। गिरदो नवा के कुछ पीएमएलएन के लोग आए हुए थे बसों में बैठ के, बाकी पार्टियां थी, ये एक्टिवेट हो ही नहीं सके, और उसकी बुनियादी वजह पीएमएल की अपनी अंदर की दरारें हैं। और इसका जो आउटकम होगा आप देखेंगे, ये 2-2 महीने 3-3 महीने की तारीखें देना, इसका जो आउटकम होगा, आई पर्सनली फील कि पीडीएम जो है, ये जो एक मुहिम शुरू हुई थी, ये अब फिजल आउट कर गई है। ठीक है, अच्छा चलिए, लेट मी टेक दिस टू खुरम साहब, ये जो बात अभी हुमायूं साहब कर रहे थे, उस पे आऊंगा। इस हुकूमत की गवर्नेंस के या जो और इश्यूज हैं उन पे बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन बुनियादी बात जो आपने कही कि ये हमारा तो मकसद ये है, या अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है, इसका मतलब ये लिया जा रहा है, और आई हैव रीजंस टू बिलीव कि वाकई ये लिया जा रहा है कि आप फौज के ऊपर या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं हुमायूं साहब कि आपका ये डिमांड है, इसके लिए इसकी एक बहुत बड़ी इसके अंदर खामी ये भी है कि एक तो ये ट्रैक्शन इसे मिलेगी नहीं, दूसरा जो नाकदीन है आपके, वो शायद सही भी कहते हैं कि आपका बैगेज इतना है कि मियाँ साहब जब यहाँ से बाहर जाते हैं, आप सामने बेशक हुकूमत है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के तहत वो मुझसे बाहर चले जाते हैं, तबीयत उनकी ख़राब होती है, चले गए। लेकिन जहां आप बात भी इवेंचुअली शायद आपको वहीं पर, आप नेशनल डायलॉग की बात करते हैं तो बात भी शायद आपको कौमी इदारों से ही करनी पड़ेगी, लेकिन आप फिर कहते हैं कि नहीं जी हमने उनका रोल ख़त्म करना है, जब आप ये कर रहे हैं तो इससे लोग आपके साथ अटैच नहीं होंगे, लोग शायद आपको ज़्यादा क्रिटिकली देखेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। ये वो नेशनल नैरेटिव नहीं है जिससे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? कि इस नैरेटिव के साथ ये जुड़ा हुआ है कि जिस मावराए आइन मुदाखलत की मैंने बात की है, उसके नतीजे में जो कठपुतली हुकूमत आई है, उसके दौर में पाकिस्तान का जनाजा निकल गया है, हाकमियत का जनाजा निकल गया है। और आज ये सूरत हाल है मुनीब साहब कि पार्लियामान पर ताले पड़े हैं, जमहूरी निजाम जमूद का शिकार है, हाकमियत मफलूज है, मीडिया के गले के गिर्द फंदा है, और पाकिस्तान के अवाम भूखे हैं, बेरोजगार हैं, और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। अब जितनी मर्जी कहानी सुनाए कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो गया, पिछले 16 महीने से सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई हर महीने 10% से ज्यादा थी। पाकिस्तान के अवाम का गला कट गया है, आटा खरीदते, चीनी खरीदते, घी खरीदते।
दूध खरीदते। तो जब इस तरह के, ये एक पहली दफा हुआ है कि एक बराह रास्त कनेक्शन डेवलप हुआ है कि अगर आप इस तरह की कठपुतलियां लेकर आएंगे तो पाकिस्तान के अवाम के गले कटेंगे। और एक बराह रास्त कनेक्शन जो है आप जैसे बालिग नजर लोगों के लिए भी है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कोलैप्स होगा, कि जो गल्फ के साथ हमारे 70 साल के ताल्लुकात थे उसमें बहुत बड़ी खराबी आ गई है। जो सारे अंडे इन्होंने ट्रंप की टोकरी में डाल दिए थे, अब जब जो बाइडेन आएंगे, जिनको जो है, ट्रंप को तो आप कहते थे कि उसको कोई कंसर्न नहीं ह्यूमन राइट से, लेकिन कम से कम जो बाइडेन की हद तक तो रेटरिक के तौर पे तो कंसर्न आएगा ना डेमोक्रेसी का। अब वो पर्दा भी जो है वो हट गया है। तो फॉरेन पॉलिसी में भी क्राइसिस है, जो कंप्लीट फेलियर है गवर्नमेंट का हाकमियत के कंट्रोल करने में। और तीसरी बात मुनीफ साहब बड़ी अहम है, इस हुकूमत की ये जो है नालायकी का बेला जो है ना, ये हुकूमत कि अभी हमने एलएनजी में देखा है कि जब इन्हें $3.70 की एलएनजी जुलाई में मिल रही थी, आज ये उससे 5 गुना कीमत पर $15 पे क्यों खरीद। बिल्कुल ठीक है, वो जेन्युइन ये इशू किसकी है। गलती है? और ये गलती नहीं है, इसमें दो चीजें हैं मुनीफ साहब, एक तो नालायकी है और दूसरा इस हुकूमत की मुस्तकिल माफिया सरपरस्ती है, चाहे वो चीनी माफिया है, फर्नांडीज माफिया है, आटा माफिया जो स्मगल हुआ है 60 लाख टन इस मुल्क से, ये माफिया का पूरा एक मेला लगा हुआ है, नालायकी का मेला लगा हुआ है। और ये जो जहरीला मुरक्कब है, पाकिस्तान के अवाम ने हम आवाज होकर इसको मुस्तरद कर दिया। ठीक, अच्छा कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं एक क्विक ब्रेक ले लेता हूं। कायरा साहब को हम गुजारिश करेंगे कि वो वीडियो पे हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लें। उनका मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कायरा साहब की तरफ से ही आना चाहिए, और जो बातें अब तक हुई हैं उनमें भी हम कायरा साहब को शामिल करेंगे। एक ब्रेक ले दीजिए, हमारे साथ रहिएगा। कमर ज़मान कायरा साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया है। कायरा साहब, अब तक जो बात खुर्रम साहब से और हुमायूं साहब से हुई इस तहरीक के मुतालिक, हुमायूं साहब का एक आर्गूमेंट है, वो ये है कि ये तहरीक, इसका जो बुनियादी मकसद है आपका, वो आप इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को या इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट को सियासत के अंदर आप उस पर बात कर रहे हैं, तो कहते हैं नहीं, इस्टेब्लिशमेंट कौन सा हुकूमत में बैठी हुई है, वो तो जीएचक्यू में बैठी हुई है। आप क्यों जब ये करते हैं, जब इसको अटैक जुमरे में उन्होंने रखा है, अगर ये आप करेंगे तो तनकीद भी यही है कि ये नेशनल नैरेटिव नहीं बनेगा, बल्कि ये इससे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी फैलेगी, और पीडीएम के साथ अगर कोई जुड़ना चाहेगा भी इस हुकूमत की गवर्नेंस के ख़िलाफ़, ये एक तज्जिया भी है लोगों का, तो नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि आप इन अ वे पूरी पीडीएम इस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रही है, जो कि बहुत से लोगों के दिल को नहीं भाएगी। कायरा साहब। मुनीब साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि जो मुतालबात है, एक तो पूरी फहरिस्त है ना कि हमने इस एक गोल है उस तक पहुंचना कैसे है जी, ये हुकूमत और इस हुकूमत को गिराना भी गोल्स में से एक है। ठीक है, एक गोल है कि इस मुल्क की सियासत के अंदर मुदाखलत का अमल एजेंसीज की तरफ से बंद हो। एक गोल है कि हमें आइन के तहत तमाम इदारों को अपने आइनी दायराकार में चलना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या ये गोल गलत है? पहला सवाल तो ये है कि क्या ये गोल गलत है कि तमाम इदारे अपने आइनी दायराकार के अंदर रहे? क्या ये सवाल गलत है कि हमारे यहाँ मुदाखलत नहीं हो रही? क्या ये गलत है? हम कह रहे हैं हो रही है, और हम कह रहे हैं आज से नहीं हो रही, बहुत अरसे से हो रही है, बहुत हो गई। और ये भी कि दुनिया भर में, जहां दुनिया में बेहतर डेमोक्रेसीज के मॉडल आए हैं, डिलीवरिंग डेमोक्रेसीज बनी है, वहां लोगों ने अपने माजी से सबक सीखे हैं। इस तरह की गलतियां सबसे हुई है, सियासतदानों से हुई, हाथों से हुई, अदलिया से हुई, फौज से हुई, सबसे हुई। वो अब हमें कुछ ना कुछ चीजें तो आज की दुनिया में चीजों को सेक के देख के अपने एक्सपीरियंस से, लोगों के दीगर कौमों के एक्सपीरियंस से सीख लेना चाहिए कि जब तक आप लोगों को, किसी रियासत के लोगों को इस जमहूरी अमल में बांधते नहीं और उनको ये ट्रस्ट नहीं होता कि जो कुछ हम चुन रहे हैं, जो वोट हम डाल रहे हैं, वही लोग हुक्मरान हो रहे हैं, और अगली दफा हम इनको वोट नहीं देंगे क्योंकि हम इनकी परफॉर्मेंस गेज करेंगे। ठीक है। और जो सियासतदान होता है उसमें भी ये बोझ होता है कि जी मुझे किसी और तरफ नहीं देखना, बल्कि मुझे अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चलना है, अपने रवैये, अपने आप को अवाम की गेज के ऊपर फिट रखना है, ताकि ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से मैं गुजरूंगा। तो ये काम हम कह रहे हैं। अब रही बात के जी उससे लोग नहीं जुड़ेंगे, भाई हम तो पिछले 53 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब लड़ाई तो जमहूरी है ना, लड़ाई को बंदूक की तो नहीं है।
जुल्फकार अली भुट्टो ने जमात बनाई थी किस बुनियाद पे? कि आइन दिया जाए, सियासत के अंदर रियासत का मुदाखलत बंद की जाए रियासती इदारों की। यही बेसिक असूल यही था ना कि आम आदमी को इन्वॉल्व करो, आम इस मुल्क के शहरी को शहरियत का हक दे के उसको राइट टू वोट दो। ये 3-4 मुतालबे थे बड़े। ठीक है, बट कायरे साहब एक आज भी मुतालबे अगर मैं पूछ पाऊं आपसे लोगों को, मैं छोटी सी आखिरी बात जी, जब हमने इस टारगेट को अचीव करना है तो हम कई तरह के अपने रास्ते पैदा करते हैं। यकीनन आप अपने कौमी इदारों को डायरेक्टली अटैक नहीं करते, आप कोशिश करते हैं कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, और सबने बहुत कोशिश की, लेकिन इस कोशिश को अल्टीमेटली हुकूमत वक्त ने जो हीट क्रिएट की, पहले दिन से खान साहब ने, मुनीब आप और मैं जानते हैं, हुमायूं अख्तर खान साहब जानते हैं, खुर्रम साहब जानते हैं, सारा यानी हो सकता है पीटीआई के लिए ये गाली ना हो, लेकिन अगर किसी बंदे को बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी सजा के आप चोर कहें, आप डाकू कहें, आप उसको मुगलजात कहते रहे, तो ये गालियां है ना यार सारी। बिल्कुल है, आज भी साल से अपोजिशन को ये गालियां दे रहे हैं। कायरे साहब अगर मेरी अर्ज सुन ले, ये हीट सर मेरी अगर अर्ज सुन ले, जो फरमा रहे हैं आप, और ये वज़ीर आज़म तो खैर आज भी यही फरमा रहे हैं, उनका वो आपको ऐसे ही एड्रेस करते हैं अपोजिशन को, मैंने अभी कोट भी किया खुर्रम साहब को, बट सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा अटैक नहीं करना चाहिए, बट एक जो बड़ी बात है वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो, अगर आप उसे अटैक नहीं कहेंगे तो वो क्या होगा कि जब वो नाम लेकर मेरी अर्ज सुन ले सर मेरी अगर अर्ज सुन ले, मेरा सवाल पूरा हो जाए, आसान हो जाएगा जी लोगों के लिए समझने के लिए भी, क्योंकि हम एक एकेडमिक बहस भी करें, लोगों को समझ आनी चाहिए कि मियां साहब अगर अटैक कर रहे हैं तो इसको ये समझा जाए कि आप या आपके साथ दीगर पीडीएम के जितने भी शुरका हैं वो सब कह रहे हैं कि नहीं वाकई ये नेम कॉलिंग दुरुस्त है और ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जायज़ है। फिर मैं कहूंगा, पहली बात तो यह है, बात आपकी दुरुस्त है, पहली बात तो यह है कि हमने हत्तुल अमकान कोशिश की ना, लेकिन एक वक्त आया कि जनरल जा के दौर में हम जनरल जा का नाम लेते थे जी, जनरल जा को नाम लेके बुरा कहते थे, हम जनरल जा के कुछ साथियों को, जनरल फैज अली चिश्ती थे या बाकी कुछ लोग थे, हम उनका नाम लेके उनके अपने दौर में बुरा कहते। सर वो मार्शल लॉ भी तो लगा था ना, वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। हम अपनी फौज के खिलाफ नहीं है। मैं सर गुजारिश कर रहा हूं कि जो आज सूरत हाल है, क्या मुनीब फरूक मुझे अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि हमारा इन 3 मुतालबों में से कोई मुतालबा गलत है? क्या आज रियासती मुदाखलत नहीं है? क्या आज एजेंसीज पाकिस्तान की सियासत नहीं चला रही, नहीं खेल खेल रही? क्या ये गलत बात है? और अगर ये दुरुस्त है और आप भी मानते हैं दुरुस्त है, सारी कौम मानती है, जाए मैं आपको दावे से कहता हूं, किसी पहाड़ी पे बकरियां चराने वाले किसी शख्स से पूछे, वो भी आपको कहेगा कि ये हो रहा है। यार जब ये सारा आलम कह रहा है तो फिर हम ये कह रहे हैं कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये अमल अब हमें सीख के इससे पीछे हटना चाहिए, इसके लिए अवामी दबाव चाहिए। ठीक है, अच्छा चले, मैं जरा हुमायूं साहब के पास आता हूं। आखिरी जुमला हुमायूं साहब, मैं एक आखिरी, देखिए गुजारिश ये है, ये हीट बढ़ाई किसने? इस हीट को बढ़ाया हुकूमत वक्त ने। ठीक है, जब आप गालियां देंगे, जब आप बुरा भला कहेंगे, जब आप अपने केसेस को अदालतों में प्रोसीड नहीं कर सकेंगे, साबित नहीं कर सकेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं दे सकेंगे, दावे आपके सारे पिट जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे कि जी मेरे साथ तो सारे इदारे खड़े हैं, तो फिर जो साथ खड़े हैं तो फिर साथ आपके कुछ ना कुछ हिस्सा उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, ये तलखी इस हुकूमत ने बढ़ाई है, यही इसकी जिम्मेदार है। हुमायूं साहब, ये जो बातें कायरा साहब ने मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताऊं, मैं जरा आपको ट्रांसफर कर देता हूं। आप तो सियासत में हैं, मैं तो कमजोर आदमी हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, वो कहते हैं इदारों की मुदाखलत क्या इस मुल्क में नहीं है? क्या पाकिस्तान की सियासत हर चीज आपने दे दिया? चले सर, ठीक है, मैं कमजोर आदमी हूं। ठीक है, मैं तो मान रहा ना सर, मैं तो मान रहा। मैं गुजारिश करूं मुनीब, देखिए, और कायरा साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा भी, देखिए अगर फौज इक्तदार में बैठ जाती है, जैसे अयूब खान साहब आ गए, या खान साहब आ गए, या ज़ियाउल हक साहब आ गए, या परवेज मुशर्रफ साहब आ गए, वो सियासत में आ गए ना जी, फिर सियासतदान तो उन पर तनकीद करेगा, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ साथ मिल जाएंगे। ओके, इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। इस वक्त फौज अपने फराइज सर अंजाम दे रही है, और ये जो बयानिया है पीडीएम का, इसकी ट्रैक्शन नहीं है। आप किसी किस्म का कोई सर्वे करा लें, और इदारा जो सबसे पॉपुलर है इस वक्त पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की फौज है, और नंबर 2 पाकिस्तान की जुडिशरी है। आप दोनों को अटैक कर रहे हैं, वो तो सियासत में है ही नहीं। इसी वजह से किसी किस्म की कोई ट्रैक्शन नहीं है अवाम में,
और उसके नतीजे आप देखते जा रहे हैं कि पीडीएम में स्टीम निकलती जा रही है। एक चीज मैं और कहूंगा मुनीब, एक चीज मैं और कहूंगा, माजी में तो ये होता रहा है कि हुकूमत बैठी है, अपोजिशन, ऑब्वियसली मैंने तो आज तक कोई अपोजिशन नहीं देखी जो कहे जी आपने ये काम अच्छा किया, ये काम पूरा किया। वो तो जान के पीछे पड़ी होती है कि इनको फारग करें और अगले इलेक्शन करा के हम आ जाए। आप पिछले 7 इलेक्शन देख लें, हमेशा यही होता रहा है। इस दफा एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है और इसी यही वजह है कि कभी भी कामयाब नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि जो अपोजिशन बैठी है वो फौज का ना सियासत में है ना कुछ है, वो जीएचक्यू में बैठी हुई है। आप नाम ले लेके फौज को अटैक कर रहे हैं। आपके ख्याल में इसके नतीजे में अपोजिशन को कामयाबी मिल सकती है? अगर मिल जाएगी तो मुस्तकबिल की जितनी अपोजिशन होंगी 2 साल बाद वो आके जीएचक्यू में आर्मी चीफ को और आईएसआई चीफ को और कोर कमांडर्स को गालियां देनी शुरू कर देंगी और उनका ख्याल होगा कि उसके नतीजे में बिल्कुल जी बिल्कुल ये बयानिया कामयाब पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। ये इंतहाई खतरनाक बयानिया है और अगर ये कामयाब हो गया तो मुस्तकबिल की हर अपोजिशन यही अपनाएगी। अच्छा खुर्रम साहब देखें मुनीब गुजारिश ये है, एक शेर है और एक जुमला है। तो ये है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है कि क्या हो रहा है और कितनी मुदाखलत है। दूसरी गुजारिश ये है, और हमारे दौर तक मुदाखलत जो थी वो पार्लियामेंट से बाहर थी, अब तो पार्लियामेंट में भी मुदाखलत है। दूसरी गुजारिश ये है कि जब इदारे अपना काम करते हैं, हुमायूं साहब, कौमी इदारे हमारे दिफा के ज़ामन हैं और सारी कौम उनको अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन जब अपना बच्चा भी अपने असूल से बाहर निकल जाए, अपने कारोबार, अपने घर को खराब करना शुरू कर दे अपने अमल से, तो वालिदैन उसको मुख्तलिफ तरीके से डांटते भी हैं, समझाते भी हैं और बहुत सारे फैसले होते हैं। जब इदारे अपनी इज्जत कराना होती है तो सिर्फ ताकत से नहीं, अदलिया सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए अपनी रिस्पेक्ट नहीं करा सकती, अपने फैसलों से कराएगी और फौज अपनी न्यूट्रलिटी से कराएगी और कोई जरिया इज्जत कराने का नहीं है, ताकत से चुप कराने का रास्ते हैं। वो मुनीब भी बैठा चुप है, मैं भी बैठा चुप। ठीक, अच्छा मैं खुर्रम साहब के पास आता हूँ, लेकिन वैसे एक याद दहानी के लिए हमारे साहब जो आज के वजीर दाखिला हैं यानी जनाब शेख रशीद साहब, वो एक ज़माने में बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत, वो फरमाते थे जी वो अदलिया के हवाले से कि चूड़ियाँ पहनी हुई है, फलाने इदारे ने किसी ने सत्तू पिए हुए हैं, मतलब वो ये तक बातें करते थे। वो भी कोई अच्छी बातें नहीं थी वो भी, लेकिन बदकिस्मती से वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो छुपाई नहीं जा सकती। तो वाकई कुछ बातें गलत होती है, तल्ख होती हैं, लेकिन खुर्रम साहब ये बात बहुत खतरनाक है, आपका बयानिया बहुत खतरनाक है। बार बार हुमायूं साहब कह रहे हैं कि भाई आप क्यों इदारों को अटैक कर रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है सियासत से, और वो है नहीं। कायरा साहब अलबत्ता अपनी दलील से बात साबित कर रहे हैं कि नहीं है, बिल्कुल है, ताल्लुक है और शमूलियत। हम कह रहे हैं इदारों को अटैक नहीं होना चाहिए, पर इदारों को अटैक नहीं करवाना चाहिए बाय दर कंडक्ट। ठीक, अच्छा चले, ठीक है खुर्रम साहब अपना माइक, हाँ जी खुर्रम साहब, जी फरमाइए। मुनीब साहब, मेरी गुजारिश है कि आप नौजवानों को समझाएं कि पाकिस्तान के 73 सालों में से कम 38 साल बराह रास्त इस मुल्क पर आमरीयतें रही, उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये कहां से नया मफरूजा आ गया कि जी वो सियासत में शामिल नहीं है। अब मैं आपको पिछले 2.25 साल की कहते हैं ना जाती मुशाहिदा बता देता हूं कि जब गिलगित बल्तिस्तान पे बात करनी है, सियासी गुफ्तगू, वजीर आजम की कुर्सी खाली है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा जाता है कि आप अपोजिशन से बात करें। उससे पहले फाटक की लेजिस्लेशन करानी है, वजीर आजम की कुर्सी खाली है और अस्करी इदारों से कहा जाता है कि आप फाटक की लेजिस्लेशन करवाएं अपोजिशन से मिलकर। उससे पहले जो है जब हिंदुस्तान कश्मीर पर कब्जा करता है तो वजीर आजम की कुर्सी खाली है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा जाता है कि वो बात करें अपोजिशन से। उससे पहले जब हिंदुस्तान बालाकोट पर हमला करता है, वजीर आजम की कुर्सी खाली है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा जाता है कि वो अपोजिशन से बात करें। तो जब हम बार बार ये देख रहे हैं कि संजीदा तरीन मामलात में जो वजीर आजम है, चाहे वो सिलेक्टेड हैं, चाहे वो कठपुतली हैं, लेकिन बहरहाल वो वजीर आजम है, अगर वो अपनी कुर्सी खुद खाली छोड़ देते हैं तो फिर हम इसको मुदाखलत ना कहें तो क्या कहें। जब हम बार बार देखते हैं कि मुल्क के जो संजीदा तरीन मामलात हैं उसमें वजीर आजम जो है वो इस मामले को, चले मैं नालायक नहीं कहता, लेकिन इस मामले में बेखबर है, उनको नहीं मालूम कि इस्लामाबाद से जो दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का, उधर से जो है जर्नलिस्ट को कौन उठा लेता है,
जो सरकारी अफसरान है उनको कौन अगवा करता है? वो कहते हैं जी मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं नोटिस लेता हूं तो थोड़ी देर बाद वो उनको नहीं मालूम कि गंदम की जो है एक्चुअल सिचुएशन क्या है। कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, रुपए की कीमत गिर जाती है, उनको पता नहीं है। तो फिर कौन किसको पता है, हम ये जानना चाहते हैं ना। और जिसको पता है वही इशू आजकल बना हुआ है कि जब एक ऐसी कठपुतली हुकूमत है जिसके दौर में जो एलएनजी का इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है, जिसके नतीजे में अगले महीने पूरा पाकिस्तान जो है वो मफलूज हो जाएगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है कि जी जो $3.70 की थी वो 15.90 पे क्यों खरीदी जा रही है। IMF से कर्ज टाइम पे ना लेने, IMF के पास टाइम पे ना जाने का वज़ीर-ए-आज़म ने इतराफ किया है और उसके बदले में महंगी आप इस पर गौर करें, उसका जवाब कौन देगा? एक जो वज़ीर हवाबाजी ने उनका एक बयान कौमी असेंबली में उसका उन्हें बट्टा बिठा दिया, पाकिस्तान में हवाबाजी की जो पूरी सनत है उसका बेड़ा गर्क कर दिया, आज नहीं अगले कई सालों के लिए। ठीक है, पाकिस्तान की साख को। और दूसरा बयान जो है जो वजीर फूड सिक्योरिटी ने दिया कि 60 लाख टन गंदम कहां गई मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो गंदम स्मगल हो गई, पंजाब से बाहर चली गई। अच्छा ठीक, उसका हाल ये है कि पाकिस्तानियों को मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। 80 रुपए किलो आटा खरीद। अब मैं ये कह रहा हूं, एक तो मुदाखलत है, दूसरा मुदाखलत के नतीजे में जो हुकूमत आई है वो आपके नज़र में आयल है और माफिया की सरपरस्ती का सर्कस है। ठीक, एक ब्रेक ले लेते हैं, हुमायूं साहब जवाब देंगे इन तमाम बातों का। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। हुमायूं साहब, लाई गई हुकूमत या मदाखलत के जरिए लाई गई हुकूमत का नतीजा ये है कि बदइंतज़ामी है, बुरी गवर्नेंस है, चाहे मामला चीनी का हो, चाहे मामला आटे का हो, चाहे मामला एलएनजी का हो, चाहे पेट्रोल का मामला हो, पे दर पे ऐसे मसाइल आते रहे हैं। और वो मसाइल भी नहीं, अब तो वो बाकायदा अगर देखा जाए तो हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर चार्जशीट है, इसीलिए रिपोर्टें भी बाहर आती हैं और सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये इसकी बुनियादी वजह यही है कि सियासत इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी मदाखलत है जो कि नहीं होनी चाहिए, और उसी की वजह से मुल्क का ये हाल है। हुमायूं साहब, देखिए, सबसे पहले तो ये जो चीनी की सनत है या सीमेंट की सनत है या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या दवा साज कंपनियां हैं, ये कोई 2018 में तो वजूद में नहीं आई थी, ये तो पिछले 72-73 साल से मौजूद हैं। इसी तरह कारोबार करती हैं पाकिस्तान के कवानीन, उसी ब्यूरोक्रेसी के साथ, उसी रेगुलेटर के साथ ये कारोबार करती हैं। हाँ, हमने चीनी के सिलसिले में, ऑयल के सिलसिले में, दवाइयों के सिलसिले में, सीमेंट के सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि पता चलाया जाए कि कोई कार्टेलाइजेशन तो नहीं है, और इसी सिलसिले में ये रिपोर्ट सामने आई है। इन पे आगे एक्शन होगा, जिसके अल्टीमेट नतीजे ऑलरेडी आपने देखा कि पिछले साल जो ऑयल शॉर्टेज हुई थी उसके नतीजे में बहुत से फैसले ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है। जिस तरीके से प्राइस डिटरमिन की जाती है तेल की पाकिस्तान में या गैस की, उनमें ऑलरेडी चेंजेस आ चुके हैं। दूसरी मैं आपसे ये पेट्रोल का क्राइसिस तो हमारे साथ इस साल का है सर, कुछ अच्छी बातें भी आप जरा देख लें। जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने कोविड की सिचुएशन हैंडल की है, दुनिया में उसको सराहा जा रहा है। जिस तरीके से हमने जो हमें हालात मिले थे और उसके बाद हमने इकोनॉमी में बेहतरी लाने की कोशिश की, उसको दुनिया में सराहा गया। और कोविड के बावजूद दुनिया में, अब हिंदुस्तान में देख लें, तबाह बर्बाद हो गई है उसकी इकोनॉमी, और हम अपने कम से कम हम अपने आप को जिंदा रखा हुआ है और इस वक्त पॉइज्ड हैं। जिस तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरीके से एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहे हैं, हम इस वक्त टेक ऑफ करने की पोजीशन में हैं। इसको आप सराहें। आप देखेंगे कि हमारी जो करप्शन है, चाहे वो बड़ी सतह की हो, चाहे दरमियानी सतह की हो, निचली सतह की हो, उसमें बहुत बेहतरी आई है। ये अच्छी चीजें भी आप सर इसका बैरोमीटर क्या है हुमायूं साहब, ये इसका बैरोमीटर क्या है कि करप्शन में कमी आई है? और साथ आप फरमा रहे हैं, मैं बताता हूं मुनीर सर, और दूसरा आप फरमा रहे हैं सर कि करप्शन में कमी आई है। आटा कमाल कर दिया, पेट्रोल, एलएनजी, दवाइयां करता हूं आपसे। देखिए एक मैं जेनेरिक सी गुफ्तगू कर रहा हूं जी। 4 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN वफाक में इक्तदार में आई है। 6 मरतबा पीपल्स पार्टी 6 मरतबा सिंध में आई है, 5 मरतबा PMLN आई। अब फौजी दौर छोड़ दें, मैं सिर्फ आप लोगों की दौर की बात कर रहा हूं। ओके, मुझे जरा आप गिनवा दें कि आप लोगों ने पाकिस्तान को बैरूनी सतह पे या अंदरूनी मामलात में
क्या दिया है आपने, आवाम की क्या हालत बेहतर की है। गुजारिश ये है कि आप जो बताते हैं जी, पिछले एक्चुअली 2.5 साल से जो मसला बना हुआ है, 2.5 साल से सबसे बड़ा मसला वो नैब और ये और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मसला ये है कि हमारे आने से पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े बेंचेस, दोनों पीपल पार्टी के मामले में और पीएमएलएन के मामले में, उन्होंने इस पे हेयरिंग्स की और जेआईटीज बनाई और जेआईटीज के नतीजे में रेफरेंसेस बने और वो नैब में गए और वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ये जो 6 दौर आप कर चुके हैं उसके नतीजे सिर्फ ये हैं कि टॉप लीडरशिप के सामने ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ठीक है, चल मैं सर जरा आप चलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा चले हुमायूं साहब, मैं जरा दोनों का, मैं क्योंकि वक्त कम है, मैं कायरा साहब का और खुरम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। 2.5 साल की आपके पिछले 2.5 साल की सियासत की बुनियाद बशमूल पीडीएम की ठीक है, यही है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक, कायरा साहब प्लीज पहले आप रिस्पॉन्ड करें फिर। देखिए, गुजारिश ये है, गवर्नमेंट की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बड़े सिंपल गेज है। इन्फ्लेशन आपकी रीजन में सबसे ज्यादा और प्रोडक्शन और आपका जो जीडीपी ग्रोथ है वो सबसे कम। आप अफगानिस्तान से भी गए गुजरे हो गए और आप कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर जा रही है। दूसरी बात, रेवेन्यू जो मुस्लिम लीग के दौर में 2017-18 में कलेक्ट हुआ, आज आप उतना भी नहीं कर पा रहे और आप कह रहे हैं हम बेहतर जा रहे हैं। हुकूमत एक तरफ चीख। तीसरी बात, मुनीब साहब, पाकिस्तान के अवाम से मैं जवाब दे सकता हूं। निचले लेवल पे इस कदर करप्शन है जो आम आदमी की जिंदगी में है, जिसका शुमार नहीं, कई गुना बढ़ गई है। और दूसरी गुजारिश ये है, हुमायूं साहब, हम ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत के खिलाफ कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट या किसी और ने फाइनल किया है, ठीक है, किस अदालत से हमें सजा मिली है। ठीक है, हम तो 19 साल से 20 साल से जेलों में बैठे हैं, कभी जहां हुकूमत में बैठे हैं तो भी जेल भी बन जाती है, केसेस बनाए जाते हैं और आप भी जब हुकूमतों में रहे तब भी बनते रहे, अभी बन रहे। सवाल यह है, मुनीब, आखिरी छोटी सी गुजारिश है हुमायूं साहब, हम हुकूमत की नालायकियों और नाकामियों की सजा कब तक भुगतेंगे? जो वजीर आजम कहते हैं IMF में लेट जाने का बहुत नुकसान हुआ, अगर उसको मॉनेटरीली कैलकुलेट करें, जो चीनी में हुआ, जो तेल में हुआ, जो बिजली में हुआ, जो ये चंद सेक्टर्स हैं, जो आपको सिविल एविएशन में हुआ, LNG में ये हुआ, कैलकुलेट करें तो ये कई 100 अरब नहीं, कई 1000 अरब रुपए का लॉस है। ठीक है, इसका कौन जिम्मेदार है? किसी वजीर आजम साहब कहते हैं हमसे गलती हो गई। ठीक ठीक। अब खुरम साहब सर लास्ट वर्ड को, वक्त खत्म हो चुका है सर। जी, हुकूमत ना सिर्फ नालायकी का सर्कस है बल्कि माफिया सरपरस्ती का सर्कस भी है, जिसमें यह हुकूमत वादे तौर पर हुकूमत अज माफिया, मिन जानिब माफिया, बराए माफिया है। यही कहानी LNG की है, क्योंकि फर्नेस ऑयल माफिया को आपने सपोर्ट करना है। यही कहानी चीनी की है कि हुकूमत चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत देती है 11 लाख टन, और चीनी जो है वो 55 रुपए से 110 रुपए हो जाती है। यही कहानी जो है ये दवाइयों में है, कि वो दवाइयां जो 5 साल नवाज शरीफ के दौर में काबीना रिजेक्ट करती रही कीमतों में, वो इन्होंने, इनके वजीर साहब ने कर दिया और फिर वजीर साहब को फारिग भी किया गया तो वो सेक्रेटरी जनरल बन गए। इसी तरह जो है हम ये बार बार देख रहे हैं, गंदुम खुद स्मगल करवाते हैं 60 लाख टन पंजाब से, कहते हैं गंदुम खत्म हो गई जून में ही, और फिर अब हमने देखा कि वही गंदुम जो है वो आके 33 रुपए से 80 रुपए हो जाती है। और आखिरी बात जी देखिए, जो ये माफिया का मूवमेंट है ना, अब मुझे नहीं मालूम कि एविएशन वाली कहानी जो थी उसके पीछे क्या वर्जन एयर को आपने पीआईए के रूट्स देने थे, उसके पीछे क्या ये कहानी थी कि जी एक ऐसी एयरलाइन जो बर्तानिया में फेल हो रही है उसको पीआईए के रूट्स देकर चला दिया जाए। अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन होनी है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन अब लाहौर हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि पेट्रोल का जो क्राइसिस था, कि आपने 25 रुपए पेट्रोल कम किया, मुल्क से नायाब हो गया, वो माफिया का खेल था जिसकी सरपरस्ती हुकूमत ने की। जिस दिन कीमत दोबारा 25 रुपए बढ़ाई गई, पूरे मुल्क में तेल दस्तयाब हो गया। राइट। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, ये हुमायूं अख्तर खान साहब का, जनाब कायरा साहब का और इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान साहब का। बहरहाल ये बहस पीडीएम की और हुकूमत की आपस में चल रही है। अब ये एक ऐसी बहस है जिसको हमने कोशिश की कि इसके पीछे जो रीजनिंग है वो सामने लाएं। आप किस हद तक एग्री करते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के ओपिनियन से, ये फैसला आपका ही है। फीडबैक आपने देना है, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।